स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे पेनल्टी ऑफ ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई बार हम लोग को मतलब यानी गवर्नमेंट हो चाहे सिविलाइजेशन हो, उसको ऐसा चीज का जरूरत होता है जो नया है। नया का मतलब यहाँ पे मतलब जो नए की बात कर रहे हैं वो पहले से था ही नहीं। यानी कि जैसे कि आपको नया गाड़ी खरीदना है और वो मॉडल पहले से, तो उसे कहा जाएगा नया पीस है, नया गाड़ी नहीं है। नया गाड़ी मतलब कि कोई एकदम ब्रांड न्यू मॉडल उतारा गया, वो अलग होता है। तो कई बार होता है कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हमको एक मून रॉकेट चाहिए। सर रॉकेट्स क्या होते हैं नहीं पता है किसी को, और मून रॉकेट तो बनाया सोचा भी नहीं गया है। तो वो एकदम ब्रांड न्यू चीज हो गया। स्पेस स्टेशन चाहिए, किसी के पास नहीं है, ऐसा थोड़ी कि कैटलॉग है उसमें से आप खरीद लो। तो वो सब जब भी जरूरत पड़ता है तो इंडस्ट्री को कॉल किया जाता है। तो इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है सर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो नहीं एग्जिस्ट करता, उसे हम बनाएंगे साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, और हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है। अब रहा बात कि ये समझ सकते हैं इसमें बहुत बड़ा फंसांगे। जैसे कि अगर आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कितना लगेगा। आप नया गाड़ी भी निकालते हो तो भी पता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई सारे गाड़ी बना चुके हैं, तो आपको पता है कि ठीक है मेटल लगेगा, बिकेगा कम बिकेगा वो पता है। लेकिन समझ रहे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, मतलब फंसांगे लेकिन सॉल्व हो जाएगा। वहीं पे जब आप कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं कि सर हमको सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट चाहिए, अब आपने तो मुंह खोल के बोल दिया, लेकिन रहा बात की बजटिंग कैसे होगी उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को नहीं पता कि कैसे बनता है। अगर पता होता तो उसका मतलब है कि आपने बना चुके हैं, बनाया नहीं गया है, आपको नया बनाना है, तो कैसे बजटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ये कॉम्प्लेक्स प्लान बनाया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा मुंह खोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपका मुंह है कि देखो भैया आप 10 टन का रॉकेट बनाए हो, एक काम करो 20 टन का कर दो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा बिल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर वो आप आपसे मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा हूं। अब वहीं पे आप बोलते हो सर आप 10 टन का रॉकेट बना रहे हो, एक काम करो सीधे हमको 100 टन तक ले जाओ, तब लोग बोलेंगे सर सर बिल बढ़ाइए। तो ये बनाया जाता है, मतलब जितनी बार भी आप मुंह खोल रहे हैं आपके लिए ये बनाया जाएगा कि सर आपको ये चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये ऐसे बजटिंग बनेगी। और यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नहीं कि चीज महंगा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि चीज ज्यादा है, वो होता है अननोन और अनफोर्सिन रिस्क के लिए। यानी कि जैसे आप डिजाइन कर रहे हो, आपने डिजाइन किया ना हम इसको इस मटेरियल से बनाएंगे, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया कंप्यूट किया, जब रियल वर्ल्ड में किया परफॉर्मेंस ही नहीं मैच कर रहा है, टॉलरेंस ही नहीं मैच कर रहा है, तब आपको मटेरियल बदलना पड़ सकता है या नया सिस्टम का। जैसे कि एक बार अमेरिका को भूत काटा कि हम ऐसा प्लेन बनाएंगे जिसका विंग पीछे बेंड होता है ताकि एरोडायनेमिक्स अच्छा रहे। तो ये सब करने के लिए उनको हुआ कि टाइटेनियम चाहिए, टाइटेनियम बहुत महंगा है, लेकिन अब बोलो टाइटेनियम, उनके लिए उसको डेवलप करना पड़ा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ताकि ढंग से उसको वेल्ड कर सकें। तो वो तो एक अननोन खर्चा आ गया। हाँ फायदा है कि टेक्नोलॉजी बनी है, लेकिन उस टाइम में तो कंपनी बेच भी नहीं सकती क्योंकि मिलिट्री सीक्रेट है, और जब तक वो पुराना हो फिर लोग को शेयर किया जाए तो बात अलग हो जाता है। तो ये सबको कहते हैं अननोन एंड अनफोर्सीन, मतलब कि आपको नहीं पता है हर चीज उसके बारे में, उसके लिए रिस्क जो पड़ेगा तो कॉर्पोरेशन या इंडस्ट्री नहीं बेयर करेगी, तो आपको वो पैसे में रखना पड़ता है कि हमको पता है कि हम आपसे ये चीज मांग रहे हैं और ये चीज का दाम पर पीस नहीं ज्यादा होगा, लेकिन जो अननोन है और अनफोर्सीन है उसके लिए किसी को तो बफर करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि हम नहीं बफर करेंगे, लोग खरीदेंगे ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं उठाएंगे, मतलब नहीं सर आपका मतलब रिस्ट्रेंट है। और बहुत सारी छोटी कंपनी उठा लेती है, फेल हो जाती है, वही वाला बात हो जाएगा। लेकिन हाँ अब आप बोलोगे तो इसमें तो रिस्क हो सकता है कि कंपनी कुछ भी मतलब आपका ब्लैंक चेक लूटने लग जाए। हाँ ये होता है, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाते हैं। जैसे कि नासा कई बार बेवकूफ़ी किया इस तरह से डूबने में, तब जाके अब उन्होंने लगा दिया कि अब हम आपको पैसा एक शॉट में नहीं देंगे। हम आपको बोलेंगे आप खुद से बताओ कि आपका क्या क्या माइलस्टोन है कि हम ये लो अर्थ ऑर्बिट पे ले। जैसे मान लीजिए चांद मून का रॉकेट है, तो मून का रॉकेट एक शॉट में नहीं बनाया गया, उसका था कि पहले आप रॉकेट बनाओ, फिर रॉकेट को टेस्ट करो, फिर रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाओ, फिर उसे लूनर इंजेक्शन बर्न करो, फिर लूनर इंजेक्शन करके लाओ, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते जाएंगे तो पैसा अब वैसे दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि मिसयूज ना हो। जैसे मान लीजिए जनरली अभी आपको सिंपल एग्जांपल देगी, टाइटेनियम वेल्डिंग के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग डेवलप करना पड़ गया, तो वो समझेगी कि हाँ भाई सर आपसे एक ऊटपटांग चीज मांगा गया था, उसको डेवलप करने में हमको फचांग लगा, ठीक है फेयर ना फेयर। लेकिन अब आप बोल दोगे सर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हमने बनाया उसका सारा चीज हो गया, लेकिन बोल्ट गिर जा रहा है। सर सर बोल्ट कैसे गिर जा रहा है आपका, वो तो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एरोप्लेन्स में सॉल्व किया गया है, वो कैसे हो रहा है। तो यहीं पे समझिए वो जो अनफोर्स ये चेक्स एंड बैलेंस लगाया जाता है कि बस धांधली ना कर दे। जैसे कि बोइंग अपने मेटल के वेल्डर्स को फायर कर दे और फिर बोले कि सर वेल्डिंग नहीं हो रहा है, वेल्डिंग महंगा पड़ रहा है, इस लाइक सर आपने फायर किया तो वो एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए, उसके लिए किया जाता है। और आपको टॉलरेंस थोड़ा रखना पड़ेगा कि डिलीवरी जो है ऑब्वियसली टाइम सेंसिटिव होता है, और आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जैसे आपने मुंह खोल दिया कि हमको 100 टन चाहिए और आपको 90 टन मिला, वो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। आपका मुंह जितना बड़ा खुल रहा है आपको उतना ही बड़ा विगल रूम देना पड़ेगा।
लेकिन हाँ, कुछ-कुछ टाइम सेंसिटिव होता है और कुछ उसमें डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि अगर इंडिया जाता है इसरो के पास कि भैया हमें ऐसा मत करवाओ कि फिर से हमें अमेरिका थप्पड़ मारे जीपीएस बंद करके, तो नाविक बनाओ। हम उसके लिए बजटिंग देंगे, दिल खोल के पैसा देंगे। लेकिन उस पे पहली बात 2 चीज़ है, टाइम सेंसिटिव है क्योंकि अगर दोबारा कोई युद्ध शुरू हो गया, हम लोग सही में लटक जाएँगे और ये डिपेंडेंसी है यानी कि एयरफोर्स उनको ऑब्वियसली उनको इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेन करना है, सब चीज़ करना है, वो सब में टाइम लगेगा। तो कई बार ये सब चीज़ आ जाता है, तो वहाँ पे टाइम को प्रायोरिटी दिया जाता है। यानी आप पैसा डबल जला दो, लोग दे देंगे पैसा, लेकिन डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। और कुछ-कुछ केसेज़ जैसे अगर आप नासा का बात कर रहे हैं, वॉयेजर जब बनाया गया था, वो वॉयेजर को लॉन्च करना पहले से ही फिक्स था। वो लॉन्च डेट के हिसाब से बना रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लॉन्च डेट में जो प्लैनेट अलाइनमेंट था, वो परफेक्ट था। दोबारा कभी वैसा नहीं होना था। मतलब होगा कुछ हज़ार साल बाद है। बहुत रेयर इवेंट मतलब समझिए तुक्का से दिख गया, अरे ये होने वाला है, ले लो। तो वहाँ पे तो आप डिले नहीं कर सकते। जैसे कि मार्स में आपको लॉन्च करना है तो विंडो है, विंडो मिस करेगा काम खत्म। तो बहुत सारी चीज़ टाइम सेंसिटिव और डिपेंडेंसी है, यानी कि आपके एक काम से बहुत सारे और काम फँसे हुए रहेंगे। तो यही होता है, इसीलिए जब भी कुछ आप अननोन माँग रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा पैसा दबा के देना होता है, ताकि वो आप ये अननोन एंड अनफोर्सीन रिस्क को हैंडल कर सकें। दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना होता है कि ठीक है सर, नया चीज़ है, जो कर रहा है कर रहा है, नहीं, नहीं, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि सर आप डिलीवरी दे पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि भाँज देने का तो कोई कुछ भी भाँज दे, लेकिन आप होता है ना डिलीवरी दे सकते हो कि नहीं? वो देखना होता है। फिर आपको टॉलरेंस रखना ही पड़ेगा, यानी कि आप बोलोगे हमको माक 3 फाइटर जेट चाहिए, आपको माक 2.7 ही मिल रहा है, उसमें खुश रहना पड़ेगा आपको। वो रिस्क हमेशा लेना पड़ता है। ये है प्रॉमिसिंग का डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं पेनल्टी क्या होता है अगर आप मिस कर जाते हैं। तो पेनल्टी ये समझिए कि बहुत बार जो पैसा और समय गंवाते हैं, वो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस दे सकता है और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, अगर सरकार थोड़ी सी भी समझदार है, वो थोड़ा सा आगे पीछे बना के रखे कि भैया ये सरकारी काम है, नहीं होने वाला ऑन टाइम में, क्या आप करोगे मीनवाइल में, ठीक है? कि मतलब जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि ठीक है सर हम प्लेन बनाएंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 साल में हो जाएगा। तो सरकार अगर समझदार है तो करेगी 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट डालेगी दूसरे कंपनी के पास कि भैया तुम 15 साल तक हमें सप्लाई करो। 10 में वो बोल रहे हैं, 1-2 साल आप थोड़ा-सा बफर रखते हैं, 3-4 उसके बाद अगर मान लीजिए 2 साल भी डिले होता है और हमारा 3 साल रहेगा, पूरा टेस्टिंग, फाइन ट्यूनिंग में सब हो जाएगा, उसके बाद बल्ले-बल्ले। तो वो हमेशा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत डिले कर गए, तो वो कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा, यानी आपका पैसा खत्म हो सकता है गलत टाइम पे, प्रोजेक्ट लटक सकता है गलत टाइम पे और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आप सोचे भी नहीं थे कि अरे! इस प्रोजेक्ट के चलते ये प्रोजेक्ट को काटना पड़ रहा है। तो ये होता है। और इसके कई सारे बड़े पेनल्टी होते हैं, खासतौर पे स्पेस में। गैप इन नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेटी, जैसे कि अगर इसरो नाविक का बोलता है कि हम आपको नाविक 2009 में दे देंगे और पता चला 2024 तक में ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब एक्चुअली 2024 तक में उनका प्लान था कि वो पूरा ग्लोबल कर देते। नाविक को स्टेप में बनाया जा रहा था कि मतलब पहले एक तो जियो स्टेशनरी पे डाल-डाल के बनाओ ताकि इंडिया कवर हो जाए, मतलब इंडिया, पाकिस्तान अपना समझ के कवर हो जाए, फिर उसे ग्लोबल करेंगे। वो ग्लोबल अब तक हो जाना चाहिए था। नहीं हो रहा है, तो उससे हो जाता है ना, नेशनल सिक्योरिटी आपका ढींग चिका है और आपका सॉवरेनिटी पे रिस्क रहता है कि नहीं, को बात करना पड़ेगा कि भैया गैलीलियो हमें दे दो, इससे ग्लोनास से बात करना पड़ेगा, दे दो भैया। और अमेरिका वाले को भी रखना है, भैया दे दो, क्या पता अगली बार तुम्हारी दुश्मनी से दोस्ती ना हो, तो शायद तुम यूज़ करने दे दो। तो वो एक रिस्क है। कम सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने समय दिया, सरकार ने थोड़ा बफर भी रखा, लेकिन आप इतना फिसल गए कि भैया वो नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल दिया और ऐसा बड़े-बड़े चीज़ में बहुत सीरियस हो जाता है। और लॉस ऑफ कैपेबिलिटी और अनईज़ डिपेंडेंसी, यानी कि अमेरिका स्पेस शटल बनाया, अच्छा नहीं बना, ठीक है? और अमेरिका को समझ में आ गया था कि भैया स्पेस शटल का ना होना है, ये बहुत पहले उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स खोलना शुरू कर दिया, एकदम ऑन साइट कि भैया इसको रिटायरमेंट का हमें डेट पता है, यहाँ पे रिटायर करना, उससे पहले ही एक बैकअप रखो। नहीं कर पाए बैकअप, ठीक है? प्रॉमिस हुआ कि हम डिलीवरी दे देंगे शटल के रिटायरमेंट से पहले, मतलब थोड़ा-सा आगे-पीछे भी चलता है। नहीं सर, ये नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ? ये वॉशिंग मशीन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजना पड़ रहा है। ये सोयूज़ का सिस्टम था। और आप ऐसे ही समझ सकते हो, रशिया एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं किया है सोवियत यूनियन के फॉल के बाद। सोवियत यूनियन में ये वॉशिंग मशीन था, अभी भी ये वॉशिंग मशीन ही है। और ये उतने टाइम में ये बना अपोलो, वो भी वॉशिंग मशीन था, थोड़ा बड़ा वॉशिंग मशीन था। और उसके बाद शटल बना जो तो एक्चुअली इसमें थोड़ा-सा रूम है। फिर अभी ड्रैगन चल रहा है। मतलब सारे हो गए, आगे बढ़ गए। यहाँ पे आप 4 लोग को डालिए कंफर्टेबली है, यहाँ पे 3 लोग को ठूस दो। तो वो समझ लिए कि कैपेबिलिटी आपका खाया, मतलब अमेरिका जैसे वो रॉकेट सारे फेल हो गए, डिलीवरी नहीं हो पाई टाइम पे, तो क्या पेनल्टी पड़ा कि वो जा ही नहीं पा रहे। मतलब उन्हीं का एसेट आईएसएस का 50% उनका बनाया हुआ है, उसी पे वो नहीं जा पा रहे हैं। एस खत्म, कैपेबिलिटी उल्टा चले गए कि भैया हम चांद पे गए थे, चांद से तो अब हम लो अर्थ ऑर्बिट नहीं पहुंच पा रहे। मतलब मैन्ड स्पेस प्रोग्राम खत्म, दी एंड, डी शिफ्ट डिलीट। अब उसके बाद अनईजी डिपेंडेंसी, उनको रशिया से बात करना पड़ रहा है। तो ये एक सीरियस दिक्कत है। तो ये समझना बहुत है, पेनल्टी पड़ता है, पहला तो फाइनेंशियली पड़ जाता है और दूसरा आपका देश भी कमज़ोर पड़ सकता है गलत टाइम पे।
और नेशनल प्राइड एंड प्रेस्टीज है। प्राइड एंड प्रेस्टीज आपको लग सकता है कि अरे उसका क्या लेना देना है। बात ये समझिए कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब ये डायलॉग डाला गया था, वी चूज टू गो टू द मून इन दिस डेकेड एंड डू दी अदर थिंग्स नॉट बिकॉज दे आर ईजी बट बिकॉज दे आर हार्ड। अगर आपका देश ये बॉल्स रखता है तो पूरी दुनिया का बुद्धि आपके पास आता है, तो समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज में होता है ना कि इसका डायरेक्ट क्या फायदा है, नहीं सर, इनडायरेक्ट फायदा इतना है कि चुपचाप से पैसा खर्च करो। अपोलो प्रोजेक्ट कहा जाता है कि अमेरिका सबसे ज्यादा फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स है। वो मतलब इतना बिलियन खाया और ट्रिलियंस में डिलीवरी दिया, मतलब टेंशन ही नहीं लेना है। तो पेनल्टी है ये, समझना बहुत। अच्छा देर हो गया तो क्या हो गया, नहीं सर, दिक्कत हो जाता है। पहले तो आपका बहुत सारा अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस होगा कि अरे ये तो सोचे भी नहीं थे कि ये बिगड़ जाएगा इसके चलते। बहुत डिले में ये हुआ है। कैपेबिलिटी मतलब आपका पंख होते हुए भी आप पंख खो सकते हैं। नेशनल प्राइड गया तो फिर ब्रेन ड्रेन भी होगा, फिर बाद में आप रो नहीं सकते। जैसे कि अमेरिका अपना जो हैड्रॉन कोलाइडर बना रहा था उसको बंद कर दिया, सारे अमेरिकन फिजिसिस्ट सब चले गए यूरोप। वो थोड़े, अब क्योंकि उनकी जिंदगी थोड़े अनंत है, वो तो उनके पास 30 साल का टाइम है। 30 साल के अंदर उनको काम करना है। आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा डिले हो रहा है, फिर आपने बंद कर दिया, वो चले गए। वो तो एक्सपायर कर जाएंगे ना जब तक आपका ये होगा कि अच्छा अब हम दोबारा बना रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पेनल्टी पड़ता है कि थोड़ा मोड़ा डिले, मैं एकदम क्लियर, कोई किसी को रोना धोना नहीं। लेकिन 2x या 3x में डिले जा रहा है या बहुत ज्यादा डिले हो रहा है प्रोपोर्शनेटली, तो प्रोजेक्ट्स में बहुत पेनल्टी पड़ता है। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये सबसे गंदा मतलब प्रोजेक्ट, मतलब एज ए पेलोड जिसमें इंसान नहीं है उसके हिसाब से सबसे गंदा है। इसका एक्चुअल नाम था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। मतलब हबल अच्छा से काम करने लगा, उनको समझ में आ गया कि हबल को रिटायर करना है। एक्चुअली हबल भी लेट हो गया था, उतना लेट नहीं हुआ था। हबल में दिक्कत ये हो गया था कि लेंस गलत ग्राइंड कर दिए थे, बहुत प्रिसाइज ग्राइंड किए थे लेकिन गलत ग्राइंड कर दिए थे। मतलब मेजरमेंट में उनका एक धांधली हो गया था। थैंकफुली चूंकि बहुत प्रिसीजन था तो वैसे करेक्टिव ऑप्टिक्स लगा के ठीक कर लिए। तो 1996 में नेक्स्ट प्रोजेक्ट रखा गया कि अब क्या करेंगे। तो उसी का नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप ओरिजिनल टारगेट रखा गया कि जो भी हम लोग करेंगे उसे 2010 तक में लॉन्च कर देंगे। और आप बोलेंगे भैया 2010 में तो नहीं लॉन्च हुआ, हाँ 11 साल डिले हुआ। अब रहा बात कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा, कैंसिल भी हुआ और डिले भी हो गया बहुत सारा चीज। और इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट सबको उड़ा दिया गया। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फाइंडर करके एक अलग प्रोजेक्ट था, वो उड़ा दिया गया। फिर एक प्रोजेक्ट था स्पेस इंटरफेरोमेट्री मिशन, वो भी उड़ा दिया गया। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से उड़ा दिए गए, सीधे उड़ा दिए। अब रहा बात की जैसे इस टेलीस्कोप के लिए एक अलग बैच बना साइंटिस्ट लोग का कि ठीक है हम इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, बल्ले बल्ले। दूसरे टेलीस्कोप के लिए भी बना, मतलब कि जो लोग इस पे काम कर रहे थे आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फाइंडर्स, वो उनके लिए ये सब चीज नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग प्रोफाइल बनते हैं, अलग अलग टूल किट बनता है, अलग अलग एक्सपर्टीज लगते हैं। तो वो सारे तो फंस गए ना। अब आपका ये इतना पैसा खाया कि वो सब लटक गए। आपको ये 50 इंजीनियर्स, चूंकि इसमें आपने इतना पैसा डाल दिया, वो 50 इंजीनियर तो अभी भी 50 ही है, लेकिन आपने 150 का जॉब खा गए। तो ये एक सीरियस दिक्कत होता है। और साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। यानी कि आप जो मिशन डिले किए 11 ईयर, उसका समझ रहे हैं, मतलब ये होता है बाय द वे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब भी आप बात कर रहे हैं, ऐसे करके प्लान किया जाता है कि ठीक है आईएसएस हम आज बना रहे हैं, तो वो कैसे ऐसे साइंटिस्ट निकलेंगे, कौन कौन कॉलेज से निकाला जाएगा, वो सब का जुगाड़ पहले से किया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, लोगों को पता भी नहीं कि वो उससे पहले इंटरनेट था भी नहीं, उसके लिए बनाया गया इंटरनेट। मतलब बहुत सारा चीज उसके लिए सॉर्ट करना पड़ा। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। और आप उसमें बोलोगे नहीं सर जी लॉल हमारा डिले हो गया। आप 10 साल का डिले का मतलब ऐसा समझिए, इंसान मतलब 90 साल जी सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। उसमें से 30 साल वो जनरली अच्छा क्वालिटी पे वो करियर दे सकता है। उसमें से 1/3 आपने उड़ा डाला उसका 10 साल का डिले में। यानी कि वो 30 साल काम करता है, अब वो चाह के भी सिर्फ 20 कर पाएगा। तो ये फर्क पड़ता है। मतलब 1-2 साल से कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, 10 ईयर्स बड़ी बात है। और इससे अब सबसे बड़ा दिक्कत हुआ कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी कि जीएओ, जैसे मैं बोलता हूँ ना इसरो के बारे में, आप इसरो से मत पूछिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस में जाइए और उसके बाद इसरो का वो पूरा का छठा दिखाएंगे। 2018 में बढ़िया से लिस्ट छापे थे, उसके बाद पढ़िए मजा आ जाएगा। तो वैसे ही अमेरिका में भी है जिसको कहते हैं जीएओ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, की भैया कर क्या रहे हो इतना पैसा का। तो वो अब घुस गए। अब दिक्कत ये हो रहा है कि आप देखिए बजटिंग जो है, सब लोग क्या बोलते हैं अमेरिका में, रोना रोते हैं कि नासा का बजट छोटा है, नासा का बजट छोटा है। इसलिए सर क्यों उसको बजट देंगे जब वो बजट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए बजट बढ़ाते चले गए, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब नासा के अंदर एक सेक्शन है एस्ट्रोफिजिक्स, उसके लिए बजट बढ़ा रहे हैं। सर मिशंस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जेम्स वेब खाते जा रहा है। मतलब वो समझ ली कि इतना था उतने गैप बेचार रह गया, पैसा जेम्स वेब खा गया। यानी कि होना ये था, ओरिजिनल प्लान था जो बजट बढ़ाने का, कि हम बजट बढ़ाएंगे उसमें खूब सारे पैरेलल छोटे छोटे मिशंस कर लेंगे। और एक्चुअली ये भी छोटा ही मिशन था, ये बस भाग गया पैसा में,
ये भी छोटा ही मिशन था, सस्ते में निपटाना था। ओरिजिनल बिलिंग जो की गई थी तो $500 मिलियन पे था। वो 1 बिलियन तुरंत कर दिया कि नहीं सर थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया। 10 बिलियन नहीं किए थे, 10 बिलियन अगर बोला जाता इसके लिए तो बोलते सर छोड़ दो, 10 बिलियन लायक नहीं है। क्योंकि बोल रहे हैं उसका मतलब उतने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए कि उतने सारे लोगों को अब इधर-उधर भेजो। तो ये एक सीरियस रिस्क हुआ और इसी के चलते नासा का श्योर हो गया था कि अब इनको बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए भी नहीं जाएँगे, कि भैया आपसे बनता नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाते हो और अब हर चीज़ में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस डबल चेक करते रहे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सोचिए एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया, आपने प्रोजेक्ट का दाम बढ़ा दिया क्योंकि भैया आप उन ऑफिस को अब हायर करना पड़ेगा कि पे करो, चेक करो, डबल चेक करो, उसके बाद फिर उसको चेक करो, ऑडिटर को चेक करो। तो ये पेनल्टी पड़ा कि भैया ठीक है, आप बोल दोगे लॉन्च हो गया सर, 10 साल बड़ा बात होता है। मतलब आप 1/3 किसी के करियर को वेस्ट कर दिए, फ़र्क पड़ता है। और आप गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस को पिस ऑफ कर दिए, फ़र्क पड़ता है। आपने कई सारे सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स को कैंसल कर दिए, फ़र्क पड़ता है। और अब उन सब पे भी डाउट हो रहा है कि उसे दोबारा रिस्टार्ट किया जाए कि नहीं, क्योंकि आपसे तो नहीं हुआ। तो पेनल्टी सीरियस है। अब बात करते हैं सबसे गंदा पेनल्टी जो अमेरिका का पंख काटा है, यानी कि एसएलएस। तो एसएलएस समझिए, एसएलएस पहले नहीं था, उसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने आइडिया सोचा कि स्पेस शटल का टिकट कटना है। तो उन्होंने एक आइडिया बनाया जिसे हम लोग कहते थे वीएसई प्रोग्राम। तो वीएसई प्रोग्राम जो बनाया जा रहा था, इसको 2005 में कर दिया गया। तो इसका था कि रिप्लेस करो स्पेस शटल को, स्पेस शटल गड़बड़ है, धांधली है, उसमें नहीं चल सकते हैं, रिप्लेस करो। अब रहा बात की 2005 में उन्होंने स्टार्ट किया और 2015 में ओबामा आ गए, ओबामा ने उन्हें कैंसिल कर दिया। अब रहा बात की ओबामा कैंसिल किए तो कांग्रेस बोला कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, कि मतलब ये होता है प्रेसिडेंट कुछ करता है तो प्रेसिडेंट के पास ये नहीं है, गॉड अथॉरिटी नहीं है कि वो बोल दिया तो काम खत्म। वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ और ये उसी सारे पार्ट्स को लेकर कचोड़ दिया गया जो कांग्रेस किया। कांग्रेस बोला कि उसको एसएलएस में बदल दो। ऐसा क्यों? कांग्रेस का कहना था, मतलब यानी जो सेनेटर्स थे उनका कहना था कि जॉब 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 जॉब, मतलब जैसे इंडिया में सब लोग कहते हैं ना कि मतलब यूजलेस सरकारी जॉब रखो, क्योंकि जॉब 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 जॉब, मतलब मेहनत करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे ना, फ्री के मर जाएंगे। कंपटीशन कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा, एक्चुअली डिलीवरी कौन देगा, गवर्नमेंट जॉब। तो वो जॉब जॉब के चक्कर में रख दिया गया। अब रहा बात, ठीक है होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद टारगेट क्या रखा गया था, समझ लीजिए, रॉकेट अभी भी ज्यादा बदला नहीं गया था पहले वो। और बाय द वे ये जॉर्ज बुश जो चल रहे थे वो बड़ा रॉकेट था। बाय द वे कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट बड़ा था। कितना बड़ा था? स्टारशिप से बड़ा था। उसमें बनाया गया था कि वो मल्टीपल स्टेजेस लॉन्च करेंगे और एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोपल्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मार्स पे एक्चुअल लैंडिंग कर सके। बड़ा था, बहुत दूर तक प्रोजेक्ट बनाया गया था। मतलब कि एकदम सॉर्टेड, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। बहुत बड़ा पंख लेके चल रहे थे, मतलब बोल्ड था उस मामले में। अब बात दोनों का सही है, ओबामा का बात भी सही है कि भैया आप बोले कि हम यहाँ तक यहाँ ले आएंगे, ठीक है सर। आप वो एक होता है ना कि अरे ऑलमोस्ट 80% हो गया, अरे चलो तब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सर आपका तो सब चीज फेल हो रहा है, एक भी चीज आप सिर्फ किसी तरह का ये ओरायन कैप्सूल कंप्लीट हो गया था, इसीलिए ओरायन कैप्सूल बचा रह गया, बाकी सब बिहाइंड शेड्यूल चला। तो ओरायन कैप्सूल को बचाए रखा गया, बाकी सबको रीराइट किया गया। ये उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था मून लैंडर का, कि आराम से लैंड करो, वो भी बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि भारी भरपुष्ट पेलोड ले जा सकता है। ये लूनर कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो उसका बना कि ठीक है, नहीं हुआ तो 2017 तक लॉन्च करो, वो नहीं हुआ। अब रहा बात कि जब लॉन्च कर भी दिए, ठीक है, आपने देखा होगा एसएलएस को, मतलब पहले कॉन्स्टलेशन था, कॉन्स्टलेशन को फिर स्ट्रिप डाउन किया गया, उसके जो बॉल्स थे उसको उड़ा दिया गया, फिर उसको हल्का कर दिए कि भैया ये हल्का रॉकेट बनाओ जिसे एसएलएस कहते हैं। हाँ, एसएलएस हल्का है, कॉन्स्टलेशन बहुत बड़ा था। वो जो हल्का रॉकेट है उसको दे दिया गया भैया 2017 में कर दो। उसके बाद भी महाराज 6 साल डिले हुए। अब रहा बात 6 साल डिले हुए ना, उसमें उतना दर्द नहीं है जितना दर्द इस बात में कि डिले के बाद भी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट नहीं है। यानी कि अगर एक होता है ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट जब इस तरह के रॉकेट्स के लिए किए जाते हैं तो रहता है कि हम आपसे 15 पीस लेंगे, आप 15 पीस कैसे बनाएंगे उसके हिसाब से कीजिए। ऑब्वियसली 1 बाय 1 कीजिए ताकि एक ही गलती सब में ना हो जाए, ठीक है, बल्ले बल्ले, यही नॉर्मल है, ऐसा ही किया जाता है। इन्होंने एक ठो किसी तरह बना के दिया, दूसरा सब भी डिले है, यानी कि हर में गैप है। तो प्रोडक्शन पाइपलाइन में मतलब कि अभी ये है कि भैया इनका मोबाइल लॉन्च टावर नहीं कोई बना पा रहा है। सोचिए नासा को इतना भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैंडल करने आता, किसको दिए हो, उसने क्या कभी मोबाइल लॉन्च टावर बनाया? नहीं, तो उसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो? नहीं हम दे दिया, सोचिए सरकारी है ना, सरकारी पैसा है, जला देते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब भैया स्पेसएक्स को देते फ्री में बना देता, ब्लू ओरिजिन को देता वो फ्री में बना देते। जब बेजोस से बात करते ना, अरे बोला क्या रो रहे हो यार, टेक इट एंड गो। मोबाइल लॉन्च टावर नहीं बन रहा है बाय द वे, बाकी चीज छोड़िए, टावर नहीं बन रहा है इनसे अभी तक। तो वही हुआ कि ये लॉन्च भी डिले हुआ और ऐसा भी नहीं कि अच्छा डिले हो गया लेकिन अब आए, मतलब होता है ना देर आए दुरुस्त है, नहीं सर देर आए और फट गए, वो वाला बात हो गया। और अब ये जो चाइना का जो है कि चाइना अब लैंड करना, ये
जॉर्ज बुश उसी टाइम से चल रहे थे कि भैया एकदम इतना आगे रखो अमेरिका को, इसीलिए वो मार्स पे चल रहे थे कि इतना आगे रखो कि दूसरे पहुंच नहीं पाए, सपना भी किसी का ना रहे। और वो चल रहे थे, आइडिया सही था कि बिना न्यूक्लियर के आप नहीं कर सकते हो, सारा चीज उसी टाइम के हिसाब से किया जा रहा था। लटका दिया अमेरिका को, लटका दिया। और बाय द वे ये स्टेज 2 अपग्रेड है एसएलएस का, लटका हुआ है। बोइंग बोल रहा है कि हमको वेल्डिंग नहीं पता है, और इंस्पेक्टर ऑफिस आके देख रहा है कि भैया ये ऐसे वेल्डिंग थोड़ी होती है रॉकेट में। बोला नहीं सर, अब तो हम तो सोचे आप फट जाओगे तो आपकी दिक्कत है। मजाक नहीं कर रही है, सब हो रहा है। तो पेनल्टी पड़ा ना, मतलब कि अमेरिका जिसको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए था कि यार चाइना क्या, अरे आएगा भाई, आएगा तो आएगा, इस लाइक इतना नजदीक कैसे आ गया चाइना कि भैया एक्चुअली चांसेस है कि चाइना पहले लैंड कर सकता है ये सेकंड ट्राई में, क्योंकि इनका कॉन्स्टलेशन लूज मोशन किया। और कॉन्स्टलेशन किया वो तो छोड़ दो, उसके बाद एसएलएस भी लूज मोशन किया। तो समझ रहे, देश का प्रेस्टीज भी गया, ब्रेन ड्रेन का भी। और रहा बात बाकी सारे छोटे देशेस है ना, वो किसके पास जाते हैं, किसके बिस्तर में जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा है। आपका बड़ा की जगह छोटा हो जाता है तो लोग नहीं जाते हैं आपके पास, दिक्कत हो जाता है। तो ये हो गया एसएलएस का पेनल्टी। अब बात करते हैं स्टारशिप, जो एग्जैक्टली वही पेनल्टी पे चल रहा है। तो समझिए स्टारशिप का जो ओरिजिनल आइडिया था, जिसे कहते हैं इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इलॉन मस्क कह रहे थे, 2016 में उतारा गया था, मतलब कॉन्सेप्ट का। और उस टाइम थोड़ा फूक लिए थे, थोड़ा अच्छा से फूके थे। ये उस टाइम कौन है, ये इलॉन मस्क है, मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत लोग हमसे लड़ते क्यों बोला दूसरा मटेरियल, क्योंकि ये उन्हीं का डिजाइन है। तो इस डिजाइन में जो था वो ये 12 मीटर का बना रहे थे, डायमीटर थोड़ा बड़ा था, और 100% कार्बन फाइबर पर चल रहा है, जो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। बाय द वे अभी भी बड़ी बात है कि पूरा ये चेंबर जो है, मतलब क्रायोजेनिक टैंक और स्ट्रक्चर सब कार्बन फाइबर हो। ये अभी सिर्फ रॉकेट लैब कर पा रहा हो, वो भी इस साइज का नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी कि स्पेसएक्स उतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को ला पा रहा था, उतने लोगों को जोड़ पा रहा था कि भैया कार्बन फाइबर एक्सपर्टीज मटीरियल है, हर किसी के पास स्किल नहीं है उसको हैंडल करने का। और इस लेवल का कि भैया आप कार बॉडी बोलो 100 लोग बैठ जाएंगे, आप बोलो प्लेन बॉडी 1000 लोग बैठ जाएंगे, आप बोलो फाइटर जेट कम से कम 10,000 लोग आएंगे, आप बोलो कि सर रॉकेट, सर रॉकेट तो हमने ट्राई भी नहीं किया है, रॉकेट तक पहुंचे। ये था। अब रहा बात, ये बहुत स्टूपिड था। क्यों स्टूपिड था? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, मतलब कि स्पेसएक्स थोड़ा भूल गया कि उतना बड़ा पॉकेट नहीं है, जेफ बेजोस नहीं है पॉकेट उतना बड़ा नहीं है। और हाँ, स्पेसएक्स का पॉकेट बहुत छोटा है। इलॉन मस्क का टेस्ला का स्टॉक बहुत हाई है, बाकी कोई चीज उतना नहीं है। मतलब एक होता ना कि सर पैसा लेके मुंह पे मारे, उतना नहीं है। तो वो हो गया कि बनाया नहीं जा सकता है। मैं एकदम क्लियर कहता हूँ, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं था, बस था कि इंजीनियरिंग नहीं हो पाती। 12 मीटर का मटेरियल को हैंडल कर पाना, 12-12 मीटर का टैंक्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, वो इनको समझ में आया कि बहुत दिक्कत होगा। तो बीएफआर बनाया, बिग फाल्कन रॉकेट। वो आपका आईटीएस को थोड़ा छोटा किया, बीएफआर बोला गया। बीएफआर को ये लोग स्टार्ट करना शुरू किया, और इसको ये कर दिया गया, फिर से उसको चेंज कर दिया गया, स्टारशिप बोलने लगे। और उस टाइम में प्लानिंग है कि मून लैंडिंग हम 2026 पे कर देंगे। ये 2026 इंपॉर्टेंट है, चाइना से पहले का वो टारगेट है, यानी कि चाइना मून पे लैंड करे, मून पे टाइकोनॉट्स को उतारा जाए, उससे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बोल देंगे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग भी कैचअप कर लो। तो वो तो होने से रहा। अब रहा बात कि 11 टेस्ट फ्लाइट हो चुका है, और ये अभी तक पेलोड नहीं डाला। और काफी लोग टेस्ट है, नहीं सर, टेस्ट एक दो बार कोई नहीं आपसे बोलेगा। 25-26 बार आप टेस्ट कर रहे हो तो लोग बोलेंगे सर 25-26 आपको टेस्ट हो, क्योंकि अभी तक रॉकेट इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर हमने रॉकेट बनाया और उसे 10 बार टेस्ट किए। वेपन्स को इतनी बार टेस्ट नहीं किया जाता है, क्रूज मिसाइल्स को इतनी बार टेस्ट नहीं किया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना नहीं टेस्ट करते हैं। क्योंकि और बाय द वे 11 टेस्ट का सीधा मतलब कि आपका फेल हो रहा है टेस्ट। नहीं तो आप तो बोलते ना ठीक है हमने 1 टेस्ट किया, 2 टेस्ट किया, बल्ले बल्ले, सोच लिया एसएलएस में इंसान डाला जा रहा है। अब टेस्ट किए, बल्ले बल्ले, टेस्ट पास किए, बल्ले बल्ले, आगे बढ़ो। नहीं सर वो नहीं हो रहा, रॉकेट फट रहा है बार बार। तो 11 का मतलब वही है कि आप मार उसको ऑर्गेजम कह दो कि ये है क्या बोलते हैं आपका टेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, वो दिक्कत नहीं होता अगर आपका टाइम होता। आपने 2026 का क्लेम किया और 2026 में आपका कुछ नहीं होने वाला है, तब लोग जज करेंगे। और जज क्या, मैं नहीं जज करूंगा, नासा जज करेगा। नासा नहीं जज करेगा, उस कांग्रेस जज करेगा। और वो सारे के पास फायदा है कि वो आपका पैसा काट सकते हैं, और काटना ही चाहिए कि भैया आपने तो क्लेम कर दिया 2026 में दे देंगे, भांज तो आप बहुत रहे थे, डिलीवरी आपसे हो नहीं रही है, और रॉकेट एक भी माइलस्टोन नहीं कंप्लीट किया। मैं एकदम क्लियर कर, माइलस्टोन नहीं कंप्लीट कर रहा हूं। उनका माइलस्टोन कब का था कि हम वो इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग कर देंगे, कि नासा जो पैसा दे रहा है उसमें है कि भैया आप ये करो, लॉन्च करो, ठीक है, फिर उसके बाद इन ऑर्बिट पे जाओ, ठीक है, फिर ऑर्बिट पे जाकर रिफ्यूलिंग करो, ठीक है, फिर आप एक लूनर इंजेक्शन बर्न करो, स्टेप बाय स्टेप। वो सब नहीं हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत लोग जो मतलब इलॉन फूक रहे हैं, वैसे नहीं चलता है कोई प्रोजेक्ट। आप वैसा करना चाहो तो वैसे वही वाला बात हो गया, एसएलएस वही किया था, लोग गरिया रहे हैं। अब स्टारशिप वही कर रहा है तो लोग गरिया रहे हैं। हाँ, जो लोग मतलब इलॉन फूक रहे हैं उनको है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, 11 बार है। लाइक सर वो टाइमलाइन गया, आप 2026 में नासा को क्लेम किए थे, 2020 बाय द वे भांज तो बहुत पहले ही रहते हैं, 2024 में लैंड करा देंगे। लाइक सर
आपका उम्र नहीं है, मेरा तो उम्र है ना। हम तो देखे हैं ना जब इलॉन मस्क फूक रहे थे कि 2020 में मार्स पे लैंड करा देंगे। मेरा उम्र है, रेड ड्रैगन नाम दिए थे, फूक रहे थे, अच्छा वाला। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। और ऐसा ऐसा हो कैसे गया? मतलब स्पेसएक्स तो एक अच्छी कंपनी है, तो कैसे हो गया? बात है कि डिज़ाइन फाइनलाइज़ नहीं है। डिज़ाइन है ही नहीं इनके पास, इसीलिए कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ही नहीं डिज़ाइन। जो आईटीएस का किया गया था, उसे बना लिए रफली, आई एम प्रीटी श्योर उसका मैथ सब सॉर्टेड था, लेकिन उसे कोई फिनिश नहीं किया कि ठीक है सर ये अब हम बना रहे हैं। आपने उन सारे लोगों को बोला उसको छोड़ो, फेंको, बीएफआर बनाओ। बीएफआर को लो, उसको फेंको, फिर स्टारशिप बनाओ। इतनी बार आप डिज़ाइन छेड़ रहे हो, और ठीक है स्टारशिप का डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है, कि मतलब सब बैठ के कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए इसका V1 V2 V3 पहले ही हो रहा है, जबकि ये ऑर्बिट अभी तक नहीं पहुंचा। जबकि फाल्कन 9 से कंपेयर कीजिए, बनाया, लॉन्च किया, पेलोड जाने लगा, तब जाके वो छेड़े, तब जाके छेड़ा जाता है रॉकेट। एसएलएस का भी वही देखिए कि उनके पास भी ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, और दोनों पहले से डिजाइन कर दिया गया। ब्लॉक 1 गाड़ी खोलो, टेस्ट करो, सॉर्ट करो, फिर ब्लॉक 2 बनाओ। इनका तो डिजाइन ही सॉर्टेड नहीं है। तो ये हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे दो ही कारण है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जो इनका ओरिजिनल था सपना आईटीएस से, आईटीएस में फायदा था कि वो बड़ा था। बड़ा होने से क्या फायदा होता है? रॉकेट आप जितना बड़ा करेंगे, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बेहतर हो जाता है। यानी कि 12 मीटर डायमीटर का क्राफ्ट कम पेलोड, ये कम स्किन पे मेटल खर्च करता है या कार्बन फाइबर खर्च करता है कंपेयर टू कितना प्रोपेलेंट है। इसका मतलब सरफेस एरिया टू वेट रेशियो बहुत बढ़िया है। यानी कितना प्रोपेलेंट टन में ये रख सकता है और कितना टन का ये टैंक खुद रहेगा, ये बेटर हो जाता है। ये फिजिक्स है, इसीलिए आप हमेशा बड़ा रॉकेट बनाना चाहेंगे। तो वो एक पहला फायदा था। दूसरा वो कार्बन फाइबर था, यानी कि वो स्टील पे शायद 12 मीटर साइज स्टील पे ही हो जाता, लेकिन कार्बन फाइबर के अंदर और रूम मिल जाता, एकदम कंफर्टेबल रूम मिल जाता। अब रहा बात की तब शायद उनका रैप्टर इंजन जो उनके पास डेटा रहा होगा, उस रैप्टर के हिसाब से कैलकुलेशन से लगा होगा ये हो जाएगा। लेकिन बीएफआर जब आए और वो स्टेनलेस स्टील से ये आपका ये कार्बन फाइबर छोड़ के डायरेक्ट कूद गए कि अब हम ये स्टेनलेस स्टील आएंगे, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय नहीं यूज किए, जिस पे फाल्कन 9 बना है। भारी बहुत हुआ। इस कितना भारी हुआ? रॉकेट कोई काम का नहीं है। यानी कि V1, ये डेटा मेरा नहीं है, इलॉन मस्क का है। और बाय द वे आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये डेटा पहले से रहता, नासा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे सकता था कि 15 टन जो 2023 से 2024 तक में लॉन्च कर रहे थे, वो 15 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट है। अब बोले भैया ये तो फाल्कन 9 हो गया। हाँ वही बात है, इसीलिए बोल रहे हैं शिप बहुत भारी है। और शिप भारी क्यों है? पहले आपने साइज छोटा कर दिया, तो सरफेस एरिया टू वेट रेशियो का जो बेनिफिट था वो गया। दूसरा, आप एक मेटल नीचे नहीं आया, आप दो नीचे आ गए। मतलब कार्बन फाइबर, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय, और उसके बाद आपका स्टेनलेस स्टील, सीधे स्टेनलेस स्टील आ गए। सर नहीं हटेगा, इंजन आपका नहीं काम कर पा रहा है। तो वही इंजन अब नहीं कर पा रहा है। अब इसमें है कि आपका V1 बनाया गया, ठीक है V1 में नहीं काम हुआ, V2 बनाया गया 35 टन, अभी भी ये फाल्कन हैवी से नीचे है 32। V3 क्लेम कर दे रहे 100। अब रहा बात की मेरे को नहीं समझ आया ये क्लेम कैसे कर रहे हैं जब इनका V1 और V2 में नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? दो तीन चीज से हो सकता है। पहला, मे बी लेट्स जस्ट होप कि जो V3 शिप बना रहे हैं और बूस्टर है वो इतना हल्का है कि एक्चुअली काम हो जाए, और जो रैप्टर इंजन का V3 है वो इतना बेटर है। अब रहा बात, अगर आप देख रहे होंगे कि V1 इंजन यहाँ था, V2 यहाँ था, V3 थोड़ा सा ही ऊपर है, हाँ हल्का बहुत है, तो शायद हो सकता है। तो वही है। और रहा बात कि ये फेल होना ही है, वो मून वाला इसका फेल होना ही है। वो देखना कितने मिशंस के बाद फेल किया जाता है कि भैया हम ले जाएंगे उसको 22 बार रिफ्यूल करेंगे। इसलिए नहीं सर जी, वो फूक लिए हो, एक दो बार कर दिया जाएगा, उसके बाद प्यार से बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं चलना है। इसे पता नहीं क्यों एलर्जी है भैया कि भैया सेकंड स्टेज का क्यों थर्ड स्टेज का काम कर रहा है। थर्ड स्टेज डिप्लॉय करो ना। अगर आपको सही में देखना कि नॉर्मली कैसे करते हैं, कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट का एनिमेशन देख लीजिए, पुराना है थोड़ा लेकिन देख लीजिए। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, रॉकेट बहुत भारी है। अब क्या उन्हें नहीं पता? क्या पता नहीं पता हो? मतलब कैसे पता उनको नहीं पता? क्योंकि पहली बात, स्पेसएक्स का इंजीनियर का बर्न रेट बहुत हाई है, यानी इंजीनियर्स बहुत छोड़ते चले जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे इंजीनियर छोड़ के अपना कंपनी खोल के चल गए हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो जा रहे हैं बहुत प्यार से निकल भी जा रहे हैं। एक तो वो हो गया। दूसरी बात, इलॉन मस्क सुनता नहीं है किसी का। उस लड़ गया कि हम टेस्ला से लाइडार हटा देंगे, हटा दिया, लोग ऊपर चले गए, अभी भी जा रहे हैं। और इसीलिए अब आप इसके बारे में सुनते भी नहीं है टेस्ला के बारे में मार्केट में। अब हम ये करेंगे वो करें, टेस्ला का क्या हुआ सर? वो तो कब का सेल्फ ड्राइविंग दे रहा था, बाकी सब वेमो वोमो सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, माइल्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, मिलियन माइल्स कलेक्ट हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है? वही है। जर्मनी पे तो केस चढ़ा हुआ है कि भैया आप कैसे मुंह खोल के बोल दे रहे हो कि सेल्फ ड्राइविंग है, जबकि सेल्फ ड्राइविंग का ये है कि हैंडल पे हमेशा हाथ रखिए। इट्स लाइक दैट्स नॉट सेल्फ ड्राइविंग। ठोकने से 1 सेकंड पहले चिल्लाएगा। इट्स लाइक तो क्या करेंगे अब? तो समझना वो जरूरी है। इलॉन मस्क जब चढ़ जाता है कि वही करेंगे हम, करेंगे, करो, कैंसिल हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा। अब खोदने का टनल खोद सकते हो, खोदने का आप बोल सकते हो उसमें कार चलाएंगे, ना तो वो एक रोड टनल होगा ना तो वो एक मेट्रो होगा। लोग फूकने वाले आपको अभी भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिनको बुद्धि है उनको पता है सर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही फेल होना था,
और मैं बाद में बोलता रहूँगा। 7 साल पहले मैं बोल रहा था कि भैया हाइपर लूप सिर्फ़ लूज़ मोशन है। 7 साल बाद सही साबित हुआ। ये भी वही है। आराम से ये बचाया जा सकता है अगर ये शिप को मेबी V3 इतना हल्का स्टील से बनाए कि एकदम काम हो जाए, मेबी चांसेस कम है। V3 इंजन इतना हल्का हो कि एकदम बम बम हो जाए, मेबी। और मैं क्लियर करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 2026 में तो नहीं होना है और आपने क्लेम कर दिया और अगर चाइना सही में लैंड कर गया, इसका पूरा रेपुटेशन जाएगा और फ़र्क पड़ेगा। मैं एकदम क्लियर फ़र्क पड़ेगा। आगे के बजट्स पे फ़र्क पड़ेगा। और जो कि ब्लू ओरिजिन धीरे-धीरे चलता है और उसका में लोग कहेंगे वो भी लेट है। एक बात एकदम सही है, इसीलिए उसको मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉन्च पे पेलोड ऑर्बिट पे डाल दिया, सेकंड में और वो भी अंडर पावर है। लेकिन उस पे लोग ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आप पेलोड डाल रहे हो। पेलोड डाल रहे हो, जो आपका मेन काम है। आपको इतना भरोसा था कि भैया पहला शॉट में हम डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन फाइनल था, वो लॉन्च करेंगे, वो पहुँच जाएगा ऑर्बिट, हो गया। दूसरा में अगर वो कर लेते हैं इस साल खत्म होते-होते तक, यानी 2025 तक में सेकंड लॉन्च भी हो जाता है, तब वो भी और आराम से कर लेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। पेनल्टी क्या होता है अगर कि आप बस सब बहुत भांज दो और उसके बाद डिलीवरी नहीं दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।